लगातार हम लोग चर्चा जारी रखे हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार और स्नेह मिलता जाएगा, क्योंकि बेटा मेरे जीवन का तो एक ही सिद्धांत है, विद्या ददाति विनयम। विद्या विनय देती है। अगर मेरे अंदर या आपके अंदर विनय नहीं होगा, इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पास या मेरे पास विद्या की कमी होगी। क्लियर है? शंकराचार्य साहब का भी एक कोटेशन मुझे याद आ जाता है, सा विद्या या विमुक्तये। इसका सीधा सा मतलब है कि विद्या वही है जो मुक्ति दिलाए, है ना। तो ये अच्छी अच्छी बातें हैं, शेयर करना मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है। आप भी युवा हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम लोगों की दुआएं हैं कि आपको शीघ्र अतिशीघ्र जॉब मिले, नौकरी मिले। चलिए, इसी क्रम में बेटा हम लोग वैदिक एज को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा मूड बनाए रहिएगा, क्योंकि एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि वैदिक कल्चर दिखता कैसा है। मेरे पढ़ाने पे मैंने बोला कि आपको विजन होगा उन परिस्थितियों का। आप देखिए कि वैदिक काल में अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो तो आपको समझ में आ ही गया है। उससे नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इतनी देर में आपने क्या समझ लिया कि वैदिक कल्चर में करेक्टर कौन कौन है। आज हम लोग उन्हीं करेक्टर्स को बाइफर्केट करेंगे। उसको हम लोग ये देखेंगे कि प्री वैदिक में वो करेक्टर क्या कर रहा है, उसके अधिकार क्या क्या हैं, और वही पोस्ट में चेंजेस क्यों आ रहे हैं। ठीक है, बहुत आराम से आपको समझ में आएगा, विश्वास करिए। बस तो करेक्टर कौन कौन है इसको थोड़ा सा देखिए। तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य हैं, शूद्र हैं, फीमेल हैं। एक इंपॉर्टेंट वर्ड फीमेल का है, उनके बारे में जानकारी हम लोगों को जरूरी है। प्लस रेस्ट ऑफ जो लोग कार्य कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए व्यापारी वर्ग है, वो क्या कर रहा है, या मान लीजिए कि चूंकि एक बेसिक बात है, जरा इसको थोड़ा सा प्राइमरी लेवल पे ही समझ लीजिए कि देखिए कि आर्य थे, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, आर्यंस ने बेटा क्या किया, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि आर्यंस ने हम लोगों को यज्ञ दिया, प्लस और क्या दिया, हमको वेद दिए। तो सीधी सी बात है। लेकिन अब हमें यहां थोड़ा सा यह समझना है कि यज्ञ और वेद इन्होंने दिए, इससे कौन सी एक चीज इस्टेब्लिश हो जाएगी समाज में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस्टेब्लिश होने वाली है कि यज्ञ और वेद चूंकि आर्यंस ने हमें दिया, तो एक बड़ा नाम इस्टेब्लिश हो जाएगा जिसको हम कहेंगे, बिल्कुल सही, मैं गॉड शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि ईश्वर शब्द जो है वो हम लोगों को ज्यादा कनेक्ट करता है। तो ईश्वर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक बहुत छोटी सी बात हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेते हैं, और ये हर धर्म में लागू है बेटा। फिर हम लोग टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। तो है क्या कि यज्ञ और वेद, यज्ञ में हो क्या रहा है, आपके दिमाग में एक बात तो आई रही होगी कि यज्ञ होते थे, तो आपको दिमाग में आता है ना कि यज्ञ क्यों हो रहे हैं। तो बेटा इसमें क्या हो रहा है, इसमें देवताओं का आवाहन हो रहा है। इसमें देवताओं का आवाहन हो रहा है, देवताओं को बुलाया जा रहा है और उन्हें प्रसन्न किया जा रहा है। क्यों? अब प्रश्न उठता है क्यों। तो उसका भी रीजन है कि देवताओं का आवाहन इसलिए हो रहा है क्योंकि आर्यंस जानते थे कि चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे पृथ्वी हो, कोई भी व्यवस्था हो, ये पूरी की पूरी व्यवस्थाएं बेटा कैसी थी, प्राकृतिक, नेचुरल थी। ठीक है, ये बिल्कुल सरल हिंदी है, इसलिए आपको इंग्लिश वाले बच्चों को भी परेशानी नहीं आएगी। मैं बिल्कुल सरल शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं कि देवताओं को बुलाया जाता था यज्ञों के माध्यम से, उनका आवाहन होता था, उनके प्रति रिस्पेक्ट का एक कह सकते हैं एक सिस्टम था। तो देवताओं को रिस्पेक्ट हम कैसे दिखाएंगे, तो अच्छे अच्छे मंत्रों का उच्चारण करेंगे, मंत्रों को बोला जाएगा, इससे देवता प्रसन्न होंगे, जिससे कि हवा, पानी और पृथ्वी की जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो हमें भोजन पृथ्वी दे रही है, पशु पृथ्वी दे रही है, तो वो सारी चीजें मैनेज रहें। तो जो नेचर की व्यवस्थाएं थीं, उनको मैनेजमेंट के लिए आर्यंस ने क्या सोचा कि इसे कोई ना कोई मैनेज कर रहा है। तो कौन मैनेज कर रहा है? नेचर को देवता मैनेज कर रहे हैं, गॉड मैनेज कर रहे हैं।
तो उन्होंने अपनी श्रद्धा देवताओं के प्रति रखी, इसलिए बेटा ये यज्ञ आए थे। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं बेटा जिसमें लिखने का भी आएगा, तो थोड़ा सा उसको भी ध्यान रखिएगा। तो एक ये तो यज्ञ का मीनिंग हो गया। दूसरा वेद है, तो वेद हमें मालूम है कि वेद का मतलब नॉलेज होता है, तो नॉलेज ज्ञानवर्धक इसमें बातें बताई गई हैं, प्लस इसमें बहुत सारे मंत्रों का इसमें मंत्रों से लिखे हुए हैं, उसके माध्यम से बातें बताई गई हैं। तो वेद लिखे किसने? तो सिंपल सा मैटर है कि वेद कौन लिखेगा, तो हम लोग जानते हैं कि ऋषि लिखेंगे, ठीक है, ऋषि लिखेंगे। लेकिन यहां पर एक शब्द आपको याद रखना है कि हम सब जानते हैं बेटा कि वेदों की रचना मानव ने करी है, ठीक है, लेकिन कहा क्या जाता है कि वेद किसने लिखे? तो उसके लिए एक शब्द आता है कि वेद देने का कार्य किसका था? उस व्यक्ति का नाम था, या उसको सिग्नेचर दे दिया गया था। वो सिग्नेचर था अपौरुषेय, कि वेद किसकी रचना है? अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब होता है पुरुषों का पुरुष, महापुरुष। और महापुरुष कौन है? तो आपके सामने है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर हम लोग ये कहते हैं कि वेद किसकी देन है, तो हम लोग ईश्वर की देन मानते हैं। तो ऐसा क्यों है? अब थोड़ा सा इस पर विचार करिए कि ईश्वर इसलिए है वेदों के लिए कि अगर हम कहेंगे कि ये मान लीजिए ये ऋग्वेद है, कोई भी हम मान लीजिए एपरेटस उठा लें, ये मान लीजिए ये ऋग्वेद है, तो इसमें अगर ऊपर नाम हम लिख देंगे कल्लूमल हलवाई, है ना, या रामलाल जेठमलानी, है ना, तो अगर हमने नाम लिख दिया मानव का, तो क्या होगा? इसमें करेक्शन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मतलब हर आदमी पर दिमाग लगाने लगेगा कि नहीं ये गलत लिखा है, नहीं ये गलत लिखा है ना, ये लाइन गलत है, इसकी जगह ये लाइन होनी चाहिए। तो उसमें अमेंडमेंट होने लगेंगे अपने संविधान की तरह, ठीक है। तो एस्टेब्लिशमेंट क्या हो गया एक मेंटली कि वेद किसकी देन है? ईश्वर की, ठीक है। अब अगर किसी को कोई परेशानी है, वेदास में जो लिखा है, अगर कोई परेशानी है तो सीधा ईश्वर से बातचीत करो, ठीक है। अगर नहीं पहुंच पा रहे हो तो बताओ, हम पहुंचाएं, है ना। तो वो एक सिस्टम रहा। तो बेटा हर धर्म में होता है, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो। कुरान में भी देखिए मोहम्मद साहब ने क्या कहा कि अल्लाह मेरे सपने में आए, उन्होंने जो कुछ भी बोला मैंने उसको नोट डाउन कर दिया, वही कुरान हो गई, है ना। टू रिसीट कुरान का मतलब होता है। तो चाहे फिर बाइबल हो या हदीस हो, कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, ईश्वर से उसको जोड़ देते हैं। चलिए, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये यज्ञ और वेद हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। आज हम लोग मेनली करेक्टर्स पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से करेक्टर हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है और उनमें डिफरेंस क्या है प्री और पोस्ट में। तो हमने क्या कहा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, महिला, व्यापारी, ठीक है। एक एक करके सबका पोस्टमार्टम करते हैं धीरे धीरे शब्दों का समझते हुए क्रम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पकड़ लेते हैं ब्राह्मण को। ब्राह्मण को बहुत आराम से समझिएगा कि एक ब्राह्मण है जो प्री वैदिक का है, एक ब्राह्मण है जो पोस्ट वैदिक का है। तो ब्राह्मण की जो हरकतें हैं, जो डूइंग्स हैं, जो उसका यज्ञ है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं समय बदलने पर। एक बात याद रखिएगा, मैं चूंकि पढ़ा चुका हूं कि प्री और पोस्ट में डिफरेंस इसलिए हुआ था क्योंकि आयरन आ गया था, लोहा आ गया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्री वैदिक एज में ब्राह्मण, बेसिकली ब्राह्मण क्या कर रहा है? तो प्री वैदिक एज में ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है, ये हम लोग को पता ही है, ठीक है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जब ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है तो इसमें क्या चीज शामिल है? इसमें कर्मकांड शामिल हैं। कर्मकांड का मतलब होता है क्रिया। यज्ञ करते समय हम हरकतें करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की व्यवस्था करते हैं, तो पूरा सब कर्मकांड कहलाता है, या जैसे हम कहते हैं रिचुअल्स। क्लियर है? तो रिचुअल्स या कर्मकांड हमें यहां पर देखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो कर्मकांड होंगे बेटा, ये एकदम सरल होंगे, क्योंकि प्राइमरी लेवल है, मैंने बोला भी था। तो प्राइमरी लेवल पे सब चीजें बहुत ही सरल दिखाई देंगी। तो स्टार्टिंग में इसका मतलब
कि प्री वैदिक एज में ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है और यज्ञ कैसे हैं, इजी हैं, है ना, तो बहुत सरल हैं, ठीक है। और ब्राह्मण का काम हमने क्या बताया था, यज्ञ करना और कराना। तो इस समय ब्राह्मण कर्मकांड यज्ञों के माध्यम से कर रहा है। प्लस दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि ब्राह्मण ने इस्टेब्लिश क्या कर दिया है, तो ब्राह्मण ने इस्टेब्लिश कर दिया है बेटा धर्म, ठीक है, धर्म। अच्छा, धर्म का अर्थ क्या होता है, अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो धर्म का मीनिंग क्या है, तो बहुत अच्छे से बात को ध्यान रखिएगा कि बेसिकली धर्म का जो आपके लिए समझने के लिए सरल शब्द है वो है बेटा लॉ, मीन्स कानून। एक हिसाब से कानून या धर्म को हम उससे रिलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या सही है क्या गलत है ये कहां लिखा है, तो अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो वो धार्मिक पुस्तकों में लिखा हुआ है, रिलीजियस बुक्स में लिखा हुआ है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और जो कुछ भी धार्मिक पुस्तकों में लिखा है, रिलीजियस बुक्स में लिखा है, उसको फॉलो करना है, ठीक है। जो फॉलो नहीं करेगा तो वो धर्म का पालन नहीं कर रहा है, कानून का पालन नहीं कर रहा है। तो ये एक इस्टेब्लिशमेंट हमें दिखाई देगा और ये भी स्टार्टिंग में बेटा सरल होगा, ठीक है, सरल होगा। इसमें भी हमें किसी प्रकार का एक्स्ट्रा आडंबर, जैसे हम पॉम्प कहते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो ब्राह्मण ये कर रहा है, सिंपल सा एक कार्य है जिसे वो करने में लगा हुआ है और एक आर्य सभ्यता जो है उसे डेवलप कर रहा है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए कि मैंने बोला कि आयरन आ गया था, ठीक है। आयरन से क्या चीज डेवलप करने लग जाएगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो जब ज्यादा पैदा होने लगेगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सरप्लस प्रोडक्शन, कृषि अधिशेष। क्या बोलेंगे, कृषि अधिशेष, कृषि अधिशेष। तो अब सरप्लस जब प्रोडक्शन होने लगेगा पोस्ट वैदिक में, तो वहां पर ब्राह्मण दिमाग लगाने लगेगा, क्योंकि उसका तो मेन काम दिमाग का ही है, ठीक है। तो जब पोस्ट में आएगा यही ब्राह्मण, तो ये क्या करेगा कि यज्ञ बेटा कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है, यज्ञ में कर्मकांड कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें एक चीज ऐड हो जाएगी जो कहलाएगा आडंबर, ठीक है, आडंबर, जिसे हम कहते हैं पॉम्प, ठीक है, आडंबर या दिखावा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ब्राह्मण यज्ञ में आडंबर को दिखाकर क्या चीज हड़पने का प्रयास करेगा, सरप्लस प्रोडक्शन को हड़पने का प्रयास करेगा। देखिए, हम लोग ये जानते हैं बेटा, समाज है, सोसाइटी है, इसमें हर तरह का व्यक्ति आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो जितना बेहतर दिमाग का प्रयोग करेगा वो अपनी स्थिति को उतना बेहतर कर सकता है। तो ब्राह्मणों ने जब देखा कि एग्रीकल्चर सरप्लस हमारे सामने आ रहा है, तो क्यों ना इसका मैक्सिमम पोर्शन मैं रखूं। तो कैसे रखोगे? ब्राह्मण अगर यूं ही कहेगा कि लाओ 100 बोरी अनाज हमें दे दो, 50 बोरी अनाज हमें दे दो, तो कोई क्यों दे देगा? तो नहीं देगा। तो कैसे देगा? तो किसको बेस बनाकर देगा? तो बेटा ये है उसका बेस, धर्म। तो धर्म के नाम पर यज्ञ कर ही रहा है, वो यज्ञ को क्या कर देगा, उसमें आडंबर या पॉम्प को ऐड कर देगा। तो कहीं ना कहीं धर्म का भय दिखाकर जनता से वो विभिन्न प्रकार के उपहार लेना शुरू कर देगा, और वो उपहार कहां से आएंगे? एग्रीकल्चर जो सरप्लस है वहां से आएंगे। अब इसके लिए एक बहुत छोटा सा आपको एक कह सकते हैं, देखिए बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। होता क्या है कि जो ब्राह्मण है वो यज्ञ कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यज्ञ हो रहा है, ठीक है, जजमान यजमान सब बैठे हैं, है ना, पूरी व्यवस्था यज्ञ की हो रही है। तो अब वो देखिए क्या मैनेज कर रहा है कि भैया आग लगा दी, है ना, आग लगा दी, तो अब ये धुआं ऊपर उड़ने लगा, ठीक है, धुआं ऊपर जाएगा, हॉट एयर गोज अप, फिजिक्स का नियम है।
ठीक है, धुआं ऊपर जा रहा है, नीचे बेहतरीन ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, ठीक है, और बहुत लंबे लंबे संस्कृत में मंत्रों को पढ़ रहा है। पूरा एकदम माहौल बिल्कुल बेहतरीन माहौल क्रिएट हो गया है। अब वो कर क्यों रहा है? वो ये कह रहा है कि जो यजमान यज्ञ करा रहा है तो वो इसलिए यज्ञ करा रहा है क्योंकि ये जो धुआं है, ठीक है, यज्ञ से धुआं निकलता है, तो ये जो धुआं है ये धुआं नहीं है, ये क्या है? पाप मुक्ति की चिट्ठी है। क्या है? पाप मुक्ति की चिट्ठी है। और ये पाप मुक्ति की जो चिट्ठी है वो किसकी है? जो यज्ञ करा रहा है। तो यज्ञ कराने वाला अगर पापों से मुक्त होना चाहता है तो उसे यज्ञ कराना आवश्यक है। तो पाप मुक्ति की जो चिट्ठी है वो यहां पर हमें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं वो धर्म से चीजों को जोड़ रहा है। तो जब ये चिट्ठी ऊपर जा रही है आकाश में, तो पढ़ेगा कौन? ईश्वर। तो ईश्वर जब पाप मुक्त चिट्ठी पढ़ेगा तो वो माफ कर देगा इस व्यक्ति को जो यज्ञ करा रहा है। क्लियर है? तो एक जो सिस्टम था ब्राह्मणों का वो यही था कि हम लोग जानते हैं बेटा कि ऊपर ईश्वर है और बिल्कुल नीचे जनता है, यानी कि हम और आप, ठीक है। अगर जनता सीधे ईश्वर से अपना रिलेशन बना लेगी तो फिर ब्राह्मणों की आवश्यकता क्या रहेगी? तो अपनी इंपॉर्टेंस को बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि हे जनता तू जन्मजात पापी है, ठीक है, जन्म से ही पापी है क्योंकि तूने जन्म ले लिया है। तो जनता एकदम बड़बड़ा गई, अरे आप तो हमें पापी कहे दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप पापी हैं। क्यों पापी हैं? पापी इसलिए हैं क्योंकि आप नहीं पा पाए हैं मोक्ष। आपको क्या नहीं मिला है पिछले जन्म में? मोक्ष। क्यों? क्योंकि मोक्ष का, अगर मोक्ष मिल जाता तो मोक्ष का तो मतलब होता है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, है ना। तो आपका जन्म ही नहीं होता, आप तो मुक्ति पा जाते। आपने मुक्ति नहीं पाई है, फिर पैदा हो गए हो। हे जनता, तू फिर से पैदा हो गई है, इसका मतलब कि पिछले जन्म में तूने पाप किए होंगे। उन्हीं पापों को लेके अगर तू ईश्वर के पास जाएगी तो हे जनता, ईश्वर तुझे और दंड देगा, ठीक है। तो फिर जनता ने कहा कि अच्छा पंडित जी बताइए, तो फिर हम क्या करें? हम ईश्वर के पास तो भाई हमें तो मुक्ति चाहिए। तो उनका, अरे कैसी बात कर रहे हो, है ना। और उनका डायरेक्ट नहीं ना, सीधे नहीं जाओ, गलत बात, ठीक है, बाईपास से होके जाओ। तो बाईपास पे कौन खड़ा है? बाईपास पे स्वयं पुरोहित जी खड़े हैं और पूरी यज्ञ की व्यवस्था लिए। तो सीधे ना जाके बाईपास होके जाओ ईश्वर के पास। तो बाईपास पे पुरोहित जी खड़े हैं और पूरी अपनी बेहतरीन यज्ञ की जो व्यवस्था है वो बनाए रखे हैं। तो यज्ञ कराओ, यज्ञ से अपने पापों की मुक्ति कराओ और उसके बाद ईश्वर के पास जाओ तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो आप देखिए, थोड़ा सा यहां पर यह समझने का प्रयास करिए कि कितना बेहतरीन ब्राह्मणों ने दिमाग लगाया एग्रीकल्चर सरप्लस के लिए। यहां हम लोग ने देखा ना कि आयरन से एग्रीकल्चर सरप्लस आ गया था, तो उससे क्या हुआ? ब्राह्मणों ने बेहतरीन दिमाग लगाया और दिमाग लगा के उन्होंने सरप्लस को अपने पास आकर्षित कर लिया। क्लियर है? तो सरप्लस उन्हें मिलने लगा, तो ये उन्होंने व्यवस्था कर दी। तो प्री और पोस्ट वैदिक में ब्राह्मण की परिस्थिति समझ में आई। प्री वैदिक में ब्राह्मण यज्ञ सब कुछ सरल रहेगा, पोस्ट वैदिक में जो यज्ञ वगैरह है ये कठिन हो जाएंगे और जटिल हो जाएंगे। यहां पे आप लिख सकते हैं कि यहां पर यज्ञ कैसे हो जाएंगे? कठिन हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, ठीक है, उनमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो सीधा सा मतलब है कि डिफरेंस आ चुका है और डिफरेंस का रीजन भी आपके सामने है। इसी में एक बात और याद रखिएगा कि जैसे ये तो उन्होंने पाप मुक्ति का एक उन्होंने फंडा क्रिएट कर दिया, ठीक है। साथ ही साथ प्री वैदिक एज में बच्चा जो वर्ण सिस्टम है, वर्ण सिस्टम प्री वैदिक एज में हमें सरल दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे पोस्ट वैदिक एज में जाएंगे
तो हमें जो वर्ण सिस्टम है उसमें भी समस्याएं देखने को मिलेंगी। फिर वो छुआछूत या ऊंच नीच वाला जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे डेवलप करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपने दिमाग में, इमेजिन कर सकते हैं चीजों को, तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, अच्छा, इसी के पैरेलल हम लोग जानते हैं कि जो ब्राह्मण है वो एक काम यहां पर और इंपॉर्टेंट है कि प्री वैदिक एज में एक काम अच्छा था जो नहीं होता था। ठीक है, जो होता था, सॉरी, वो ये था कि पशु जो हैं, पशुओं को मारा नहीं जाता था यज्ञों में। याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहां पे चूंकि यज्ञ सरल थे तो यहां पर आप लोग पढ़ते हैं ना, इसलिए मैं आपका एक करेक्शन कर रहा हूं, आपको बेस क्लियर कर रहा हूं। तो जो पशु हिंसा है, पशु हिंसा हमें प्राइमरी यज्ञ सिस्टम में देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जैसे ही यज्ञ जटिल हो जाएंगे, कठिन हो जाएंगे, तो यहां पर पशु हिंसा शुरू हो जाएगी। पशुओं को यज्ञ में पशुओं की बलि देना शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, वेदों में क्या लिखा है? देखिए, बात आराम से समझिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, वेदों में पता क्या लिखा है? वेदों में लिखा है कि जैसे यज्ञ में पशु की बलि दी जाती है। ठीक है, तो वेदों में लिखा है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, अर्थात वेदों में जो हिंसा बताई गई है वो हिंसा नहीं है, वो तो धर्म की एक क्रिया है, क्रिया पक्ष है, वो तो होना ही है क्योंकि धर्म का मामला है। ठीक है, तो वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, तो इस सिद्धांत पर उन्होंने पशु हिंसा को कंटिन्यू किया। तो उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है, उसको सुन लीजिए। स्टोरी बेटा ये है कि जब ये हम लोगों को जब ये निर्णय लेना था कि यज्ञ हो रहा है, दुनिया भर का सब कुछ उसमें मैनेज हो रहा है, बहुत अच्छे से, बहुत यूनिक ढंग से यज्ञ हुआ करते थे। ठीक है, अब उन यज्ञों में शुचिता, पवित्रता, सब कुछ बहुत मायने रखती थी। ठीक है, तो जो यज्ञ हो रहे हैं उन यज्ञों में बलि किसकी दी जाएगी, ये एक प्रश्न आया सामने। तो जब ये प्रश्न सामने आया कि बलि किसकी दी जाएगी, आराम से सुनिए इसको, तो वहां पर एक निर्णय ये निकाला गया कि चलिए हम बलि उसकी देते हैं, चलिए इस पे हम वोटिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब वोटिंग भैया शुरू हो गई। जब वोटिंग शुरू हुई तो एक राजा थे, उन्हें जज बनाया गया, राजा त्रत्सु। तो राजा त्रत्सु को जज बनाया गया और कहा गया कि देवता और राक्षस अपना अपना पक्ष रखें, तो जिसके पक्ष पे उन राजा का, त्रत्सु का निर्णय रहेगा वो फाइनल मान लिया जाएगा, वेदों में, यज्ञों में उसी को बलि के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो आप देखिए कि देवताओं ने जब बहस शुरू हो गई तो देवताओं ने कहा कि हम बलि देना चाहते हैं पशुओं की। ये देवताओं ने अपना पक्ष रखा। ठीक है, और जो राक्षस थे, क्योंकि वो तो पशु ही खाते थे, है ना, थोड़ा देखिएगा, तो जो राक्षस थे उन्होंने कहा कि बलि किसकी देनी चाहिए, अनाज की, है ना। ये सब आपके कॉन्सेप्ट के लिए स्टोरी है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो जो जिसके लिए इंपॉर्टेंट था उसने उसके अपोजिट वाले को बलि के लिए रखा। ठीक है, तो देवता अनाज प्रेमी थे तो उन्होंने कहा पशुओं की बलि दे दो, और राक्षस पशु प्रेमी थे तो उन्होंने कहा कि अनाज की बलि दे दो। बहुत बहस हुई, खूब चर्चाएं पर चर्चाएं हुई। अंततः बेटा निर्णय निकाला गया कि देवताओं के पक्ष में डिसीजन चला गया। तो जब देवताओं के पक्ष में डिसीजन चला गया तो आपके सामने ही लिखा हुआ है कि देवता किसके पक्ष में थे, पशुओं के पक्ष में थे, बलि के। क्लियर है? तो एक तो ये स्टोरी है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। तो इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? बहुत आराम से, तसल्ली से चीज़ों को समझते चलिए। बहुत जल्द हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर लेंगे, ठीक है, टारगेट है। तो एक तो ये ब्राह्मणों की आपको गतिविधि, केवल ब्राह्मण की, यहाँ पे हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, केवल ब्राह्मण, तो ब्राह्मण ये कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें।
क्लियर है। नेक्स्ट फेज में हम लोग एक अगला कैरेक्टर उठाएंगे और वो है बेटा क्षत्रिय। ठीक है, अब क्षत्रिय कैरेक्टर को उठाओ तो अब इसको भी हम लोग बाइफर्केट करेंगे, किसमें? पोस्ट और प्री में। जिसने बेटा पिछले वीडियो ना देखे हो वैदिक काल के, वो थोड़ा सा देख ले फिर कंटिन्यू करे। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्षत्रिय प्री वैदिक में और पोस्ट वैदिक में कैसे डिफरेंसेस आ रहे हैं, इसको पकड़िए। देखिए, पहली चीज आपको क्या याद रखनी है? क्षत्रिय अर्थात आपको सबसे पहले तो राजा को ध्यान रखना है। इट मीन्स किंग। ठीक है, तो जो भी युद्ध से संबंधित ग्रुप था उसे हम क्षत्रिय की श्रेणी में रखते थे। ठीक है, और उसका हेड कौन होगा? राजा होगा। तो क्षत्रिय वर्ण से राजा आता था। और मैंने आपको बताया था बेटा कि राजा का मेन कार्य क्या था? तो राजा का कार्य था रक्षा करना। क्लियर है, ये बात समझ में आई? रक्षा करना किसकी? तो राजा रक्षा कर रहा है, बताया था, पशु की, है ना, पशुधन। ठीक है, तो राजा पशु की रक्षा कर रहा है। कहां पे? प्री वैदिक में। बात समझते चलिएगा। प्री वैदिक में राजा पशु की रक्षा कर रहा है, और जब पशु की रक्षा कर रहा है तो यहां पर जब लोहा नहीं है तो पशु ही सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए यहां रक्षा हो रही है। जब यहां पर बीच में आयरन आ जाएगा, ठीक है, तो यहां फिर राजा है बेटा। ठीक है, ये फिर रक्षा करेगा। ठीक है, तो अब ये किसकी रक्षा कर रहा है? तो अब यहां पे बेटा दो चीजें आ गई मेन। ठीक है, बस यही सब डिफरेंसेस हैं, यही क्वेश्चन आंसर बनेंगे आपके इसी ढंग से। इतने पानी की तरह आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि प्रश्न आते ही आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि ये आंसर है। ठीक है तो ये किंग हो गया, यहां पे पशु की रक्षा हो रही है। यहां पे किसकी होगी? यहां पे बेटा पशु के साथ साथ एक चीज डेवलप कर गई है और वो है भूमि। भूमि का मतलब यहां पर एग्रीकल्चर, लैंड से है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि आयरन आ जाएगा तो वो एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन ले आएगा। तो जब एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन ले आएगा तो जो एरिया है एग्रीकल्चर का, तो ऑब्वियस सी बात है वो एरिया बढ़ जाएगा। तो जब एरिया बढ़ेगा, एग्रीकल्चर बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है राजा को का उत्तरदायित्व तो हो जाएगा कि वो उस एरिया की रक्षा करे, उसकी डिफेंस करे, उसे सिक्योरिटी उसे दे। क्लियर है? अच्छा, अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने जा रहा है, थोड़ा सा समझते रहिएगा। ठीक है, आप वीडियो को ब्रेक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, 10 मिनट देखा, उसके बाद रेस्ट ले लिया, थोड़ा सोचने लगे कि क्या बताया गया। ठीक है, तो उससे भी चल जाएगा। चाय वाय पीते हुए, पानी पीते हुए आराम से देखिए, है ना। इससे बढ़िया तो कुछ माध्यम हो ही नहीं सकता कि आप पूरी सुविधा के साथ वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, खैर अब देखिए, यहां पे पशु की रक्षा कर रहा है, वहां पे पशु और भूमि की रक्षा कर रहा है। ठीक है, अब आ जाइए थोड़ा सा हम लोग राजा की सीधे शब्दों में कहें तो औकात। ठीक है, राजा की औकात पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो औकात पे चर्चा करने के लिए हम लोगों को नए पेज पे पहले जाना पड़ेगा। देखिए, राजा है, राजा की अगर हम पावर को डिस्क्राइब करें तो प्री वैदिक एज में जो राजा है बेटा, राजा पर कंट्रोल था। अब आप कहेंगे कि ये कैसी आप बात कह रहे हैं, राजा पर कंट्रोल? राजा कंट्रोल करता है, राजा थोड़ी कंट्रोल में रहता है। लेकिन बेसिक्स अपने क्लियर करिए। जो प्री वैदिक एज का राजा है उस पर कंट्रोल है, उसको नियंत्रण में रखा जा रहा है। बात समझिए, मतलब ये कि जो लोग राजा पर कंट्रोल करे हुए हैं, जो लोग राजा पर कंट्रोल किए हुए हैं, वो राजा को गद्दी से हटा सकते हैं। आप देखिए कि राजा का पद है और राजा हो सकता है लतिया दिए जाएं। ठीक है, कि तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो, पशु तुम्हारे समय में चोरी हुए जा रहे हैं, है ना, तुम खाए पिए अपना दिन भर सोते रहते हो। तो राजा को गद्दी से हटाया जा सकता था। कब? प्री वैदिक एज में। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि कंट्रोल कौन रख रहा है?
बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो कंट्रोल रखने के लिए कौन कौन है? तो बेटा यहां पे आपको 3 नाम याद रखने पड़ेंगे। पहला नाम है विदत, हिंदी में भी मैं लिख देता हूं विदत, ठीक है बेटा। विदत जो है याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है विदत क्या है। तो सबसे पुरानी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, जन संस्था है। सबसे पुरानी क्या है? पब्लिक इंस्टीट्यूशन। सबसे पुराना पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जिसको हम बोलते हैं जन संस्था। जन संस्था मतलब जनता की संस्था, ठीक है। इसको अभी मैं कंपेयर करूंगा तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगी समझ में। तो सबसे एंशिएंट जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो विदत है। विदत से ही बेटा आगे जाके 2 और नए व्यवस्थाएं डेवलप हो जाती हैं। उन व्यवस्थाओं का नाम है बेटा, आपने सुना होगा, कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया होगा, सभा और समिति। सभा और समिति हिंदी में भी मैं लिख देता हूं सभा और समिति। तो कितना अच्छा क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि प्री वैदिक एज में राजा पर नियंत्रण कौन रखता था। तो प्री वैदिक एज में राजा पर नियंत्रण कौन रखता था? विदत, सभा और समिति। यहां पर एक छोटी सी बात है, याद रखिएगा कि बेटा विदत में और सभा में एफ फॉर फीमेल, तो विदत में भी फीमेल पार्टिसिपेट करती थी, सभा में भी फीमेल पार्टिसिपेट करती थी, विदत में नहीं, समिति में नहीं। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक पॉइंट समझ में आ गया कि राजा पर कंट्रोल है। कंट्रोल कौन कर रहा है? विदत, सभा और समिति। क्लियर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो राजा की जो पोस्ट है या जो राजा का पद है वो वंशानुगत तो है। कैसा है? वंशानुगत तो है, जिसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी तो है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है कि मान लीजिए किसी राजा ने अच्छा काम किया तो उसके लड़के को राजा बना दिया जाएगा, लेकिन अगर लड़का अच्छा काम नहीं कर रहा है तो भैया उसे हटा दिया जाएगा। और हटाने की पावर किसके पास है? विदत, सभा और समिति की। तो प्रॉपर हमें वंशानुगत सिस्टम राजा के पोस्ट में दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राजा अपने खर्चे कैसे चलाता है। तो राजा के पास एक सबसे बड़ा माध्यम होता है खर्चा चलाने का, वो होता है टैक्स, ठीक है। अब आप जरा सोच के देखिए कि जिस समाज की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पशु पर बेस है, एनिमल पर बेस है, ठीक है, तो भैया वहां पर इकोनॉमिक कंडीशन कैसी होगी? बहुत लोअर लेवल पे होगी, बिल्कुल लो होगा। तो अगर लो होगी तो क्या टैक्स जैसे शब्दों को आप वहां सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब यह है कि प्री वैदिक एज में राजा टैक्स लेता था, तो आपका आंसर आएगा नहीं। क्लियर है? लेकिन यहां पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि जनता, जो जनता है बेटा, जनता राजा से प्रसन्न होकर, है ना, जैसे मान लीजिए राजा ने पशुओं में वृद्धि कर दी, ठीक है, युद्ध करने गया तो विरोधी जो उसके थे, अपोनेंट थे जो उसके, उनसे वो 100 पशु वहां से छीन लाया, तो राजा ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। तो जनता प्रसन्न हो जाती थी। तो जनता प्रसन्न होकर राजा को उपहार देती थी, या जिसे हम कहते हैं बलि देती थी, है ना। बलि का यहां मतलब किससे है? बलि का मतलब किससे है? बिल्कुल दिमाग न लगाओ, खूंखार वाला दिमाग लगा रहे हो, है ना। बलि को तुम उससे जोड़ रहे हो? जी नहीं, बलि का मतलब वो यहां पर उससे नहीं है। बलि का यहां मतलब उपहार से है। उपहार का मतलब यहां होता है बलिहारी, ठीक है। तो हम राजा के बलिहारी हैं कि राजा ने हमारे पशुओं में वृद्धि की। तो ये जो बलि जनता दे रही है राजा को बेटा, इसमें जनता की क्या चीज शामिल है? इसमें बेटा उसकी स्वेच्छा शामिल है। स्वेच्छा मतलब स्वयं की इच्छा,
इसको हम कह सकते हैं सेल्फ एम्बिशन। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? बहुत आराम आराम से तसल्ली से मैं चीज़ों को पढ़ा रहा हूं, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए ध्यान से। देख लिया होगा आपने, है ना? तो एक तो ये हमें यहां से हमें डिफरेंस पकड़ में आएगा आगे का, ठीक है? तो राजा के पद को हमने देख लिया, वंशानुगत तो है लेकिन उसको हटाया जा सकता है, ठीक है? हटाने की क्षमता किसमें है? विधान सभा और समिति में है। फिर टैक्सेशन, तो टैक्स राजा लेता नहीं है, लेकिन जनता अपनी प्रसन्नता से राजा को जो भी देगी वो बलि कहलाएगा। और बलि में क्या शामिल है? स्वेच्छा, जनता की इच्छा। जनता चाहे तो दे, चाहे तो ना दे। राजा अपनी तरफ से मांग नहीं करता था। और इन सब के पीछे बेटा एकमात्र कारण है कि इस समय की जो इकोनॉमी है वो बेटा किस पर डिपेंड है? वो डोमेस्टिफिकेशन पे डिपेंड है, पशुपालन पर, डोमेस्टिफिकेशन पे। है ना? ये सब अच्छी शब्दावलियां हैं, इनको थोड़ा सा नोट भी करते चला करिए, है ना? तो अब पशुपालन पर जिसकी इकोनॉमी बेस है तो आप उससे और क्या उम्मीद कर सकते हैं? इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? तो ये प्री वैदिक में आपको राजा की कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। क्लियर है? अब देखिए कितना बड़ा चेंज आने वाला है। अब जरा राजा में चेंज देखिए, ठीक है? आगे बढ़ रहे हैं। अब राजा में चेंज देखिए। अब हम लोग यहां पर पोस्ट वैदिक का राजा डिस्कस करेंगे। अब आप देखिए कि जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो आयरन है उसने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन किया था, स्टेट में डेवलपमेंट में रेवोल्यूशन किया था। तो अब जरा सा देखिए कितना अंतर आ जाएगा, ठीक है? अब आ चुका है आयरन, ठीक है? मैं लगातार आपका बेस इस पर बना रहा हूं, ठीक है? आयरन जो है, मैंने बोला कि आयरन क्या कर देगा? आयरन सरप्लस कर देगा किसको? एग्री प्रोडक्ट्स को और रिलेटेड प्रोडक्ट्स को, ठीक है? कृषि और उससे संबंधित उत्पादों को बढ़ा देगा। इससे क्या होगा कि अब राजा वेल इस्टेब्लिश्ड, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि अब वाकई में राजा का पद जो है वो अनुवांशिक हो गया। अब राजा का लड़का ही राजा बनेगा, फिर भले ही वो चाहे जैसा काम करे। बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है? तो राजा का पद अब ओरिजिनली हेरिडिटरी हो गया है, अनुवांशिक हो गया है। और अब जो ब्राह्मण है उसने भी एक व्यवस्था बना दी है राजा की, राजा के पद के नाम को लेके पूरी व्यवस्था राजा की। तो उस व्यवस्था में चेंजेस क्या आ गए, इसको थोड़ा देखिएगा। क्लियर है? इसको इस तरह से देखिएगा। ये बेटा मैंने बना दिया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और ये हो गया मिडिल। तो अब ब्राह्मणों ने राजा का कद थोड़ा सा ऊंचा किया और ब्राह्मणों ने एक व्यवस्था बना दी कि एक राजा होगा जो मध्य देश का होगा, सेंट्रल का। जैसे आज हमारे इंडिया के सेंटर में क्या है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश क्यों है? क्योंकि वो मध्य में है। तो उस समय एक राजा होगा जो मध्य देश का होगा, मतलब उसका सेंट्रल इंडिया पर कब्जा होगा। एक राजा होगा जो ईस्टर्न पार्ट पर कब्जा करेगा, एक नॉर्दर्न, एक वेस्टर्न और एक सदर्न। अब प्रश्न क्या आया? अब प्रश्न यह आया कि जो राजा सेंट्रल इंडिया पर अधिकार करेगा वो उपाधि क्या लेगा, डिग्री क्या लेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा यहां समझिएगा। तो जो मध्य देश का राजा है, मान लीजिए
मैं इसको हम लोग रिलेट करके पढ़ लेते हैं। मान लीजिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का अगर कोई राजा है तो वो उपाधि क्या लेगा, डिग्री क्या लेगा, तो वो उपाधि लेगा राजा। बहुत अच्छा पॉइंट है, क्वेश्चन आते हैं ध्यान से। राजा, मध्य प्रदेश का कोई राजा है तो उसे उपाधि क्या मिलेगी, राजा। ईस्ट, ईस्ट का मतलब कि जो अपना बिहार, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, तो वहां का अगर कोई राजा है तो वहां का राजा क्या उपाधि लेगा, वहां का बेटा राजा उपाधि लेगा सम्राट। देखिए बात समझिए, ठीक है, यहां का राजा सम्राट की उपाधि नहीं लेगा, जो ईस्ट का राजा होगा वो सम्राट की उपाधि लेगा, ठीक है, अपने एरिया की, ठीक। इसी तरह बेटा वेस्ट का है, वेस्ट में जो राजा, जैसे मान लीजिए राजस्थान है, गुजरात है, ये क्षेत्र किसी व्यक्ति के पास है तो वो क्या उपाधि लेगा, वो उपाधि लेगा स्वराट की। सही बात है, स्वराट की उपाधि लेगा। क्लियर है। कोई राजा नॉर्थ का है तो वो क्या उपाधि लेगा, वो विराट की उपाधि लेगा। आजकल विराट तो एक बहुत बड़ा नाम है, विराट कोहली, है ना, तो ऐसे भी याद रखिएगा। विराट कोहली कहां के हैं, दिल्ली के, ठीक है, तो आप स्वराट विराट में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो चूंकि विराट कोहली दिल्ली का है और दिल्ली नॉर्थ में है तो नॉर्थ के राजा की उपाधि क्या होगी, विराट, ठीक है। तो अब अपने आप आपको स्वराट याद रहेगा। क्लियर है। बीच में राजा राजा है, पूरब में सम्राट है, और साउथ में जो राजा होगा वो किसकी उपाधि लेगा बेटा, वो उपाधि लेगा भोज की। ये कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा सा तसल्ली से ध्यान से करिएगा, ठीक है। तो इतनी हम लोग ने चीजें डिस्कस करी, तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, ये सम्राट है, ये विराट है, ये स्वराट है, ये भोज है, ठीक है, राजा राजा है, ठीक है। तो हमारे जो ऋग्वेद है और ऋग्वेद के बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है, उन वैदिक ग्रंथों में हमें इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन मिलता है। उसमें कहा गया है कि जो मध्य देश का राजा है उसे क्या उपाधि लेनी चाहिए, जो पूरब का राजा है उसे क्या उपाधि लेनी चाहिए, तो ऐसे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब यहां पर एक क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि ये कितने राजा हुए, 1 2 3 4 5 राजा हुए। मान लीजिए कोई ऐसा राजा है जो सबको जीत जाए, तो सोचिए, मान लीजिए कि यहां का कोई राजा है, ठीक है, उसने इनको भी हरा दिया, इनको भी हरा दिया, इनको भी हरा दिया, इनको भी हरा दिया। इट मींस कि उसका राज्य क्षेत्र कहां से कहां तक हो गया, पूरा। क्लियर है, यह बात समझ में आ रही है। देखिए तसल्ली से सुनिए, समझिए, मेरा काम है, मुझे इंटरेस्ट आता है पढ़ाने में, तो उसका देखिए लाभ लीजिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया। अब जब कोई राजा सबको हरा देगा तो फिर वो क्या उपाधि लेगा, बताइए, क्या उपाधि लेगा, तो वो उपाधि लेगा बेटा सर्वराट। सर्वराट की उपाधि लेगा या उपाधि लेगा एक राट की। कितनी बड़ी बात है, एक राट, राट माने राजा, ठीक है, एक राजा, पूरे क्षेत्र का एक राजा। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। तो देखिए डिफरेंस देखिए केवल कि प्री वैदिक एज में जो राजा लतियाया जा रहा है, ठीक है, उसे डर लगता है कि पता नहीं कब उससे गद्दी छीन ली जाए। पोस्ट वैदिक एज में आयरन के आ जाने से कितने बड़े चेंजेस आ गए और राजा इस तरह से, राजा की जो इमेज है उसे डेवलप किया जाने लगा। ये सब ब्राह्मण कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण राजा से फिर यज्ञ करवाएंगे ना, और यज्ञ करवाएंगे तो ब्राह्मण का तो टारगेट है, जो सरप्लस है उसे
लेना। ठीक है, तो अच्छा ब्राह्मणों ने तो बुद्धि लगा दी थी, बात अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, कहां डिस्कस किया था, ये नहीं, ये है, हां, ब्राह्मणों ने तो बुद्धि लगा दी थी ना, तो ये तो ब्राह्मणों ने बुद्धि लगा दी कि यज्ञ के माध्यम से वो सरप्लस को वो अपनी ओर आकर्षित करने लगे। तो जब सरप्लस को आकर्षित करने लगे तो उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई। अब उनको लगा कि राजा पावर में आ रहा है, तो अब राजा को भी अपने अंडर में लेना है। तो वो धीरे धीरे राजा को पहले इमेज बिल्ड कर रहे हैं राजा की, और जब राजा की इमेज बिल्ड कर लेंगे तो फिर वो राजा से यज्ञ करा के राजा से सरप्लस को लेने लग जाएंगे। कैसे? अब देखिए, पिछले प्री वैदिक में आपने क्या पढ़ा कि टैक्स, प्री वैदिक में मैंने काट दिया कि टैक्स है ही नहीं। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा कि जो राजा है वो टैक्स, ठीक है, क्या करेगा? लेगा, बाकायदा लेगा। टैक्स कह के लेगा, जबरदस्ती लेगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहां पर अब राजा के लिए टैक्स लेना मजबूरी हो गया है, और मजबूरी इसलिए हो गया है क्योंकि राजा को, बेटा ध्यान रखना, सारी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, राजा को अब एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है बेटा, और उसे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को क्रिएट करना है। तो इस एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को या एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए उसे कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन का उसे ठीक ठाक भाग अपने पास रखना है। ये उसकी मजबूरी है, नहीं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को चला ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए टैक्सेशन हमें यहां पे बाकायदा दिखने लगता है। मैं ऐसा समझता हूं कि आज के लेक्चर में एकदम से पूरा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है, तो हो सकता है आपके समझ में, मैं उम्मीद तो करता हूं समझ में जरूर आया होगा। तो हालांकि कंटिन्यूटी में है चीजें, तो अगला लेक्चर बेटा यहीं से बिल्कुल स्टार्ट होगा। मैं बिल्कुल ब्रेक नहीं होने दूंगा आपके कॉन्सेप्ट्स को। तो लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही रखिए कि ब्राह्मण और क्षत्रिय में आपने चेंजेस देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वैश्य और शूद्र में आने वाले चेंजेस को रीड करेंगे, प्लस फीमेल को, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीमेल पार्ट को भी हम लोग समझेंगे कि फीमेल के प्री वैदिक एज में क्या क्या उसके पास अधिकार थे और पोस्ट वैदिक में क्या क्या उसमें चेंजेस